हाय टू ऑल। मैं आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि CDS का पूरा क्रैश कोर्स आपको कराया जाएगा, दैट टू फ्री ऑन YouTube। तो मैंने अपने वादे को पूरा किया और मैंने सारे सेशंस कवर अप करे। तो सारे सेशंस की प्लेलिस्ट YouTube पर पड़ी है। अभी भी आपके पास 2-3 दिन बचे हैं तो आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। सो क्या क्या डिस्कस हुआ था वहां पर? स्ट्रैटेजी ऑफ CDS, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक, स्टैट्स, लोगारिथम। आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ ऑल फॉर्मूलाज। तो आज का जो सेशन होगा वो हमारा 1 घंटा 10 मिनट का सेशन होगा, यानी कि 60 to 70 मिनट्स में पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा, बट उसमें ये दो टॉपिक्स के फॉर्मूलों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लॉग में जो लॉग की क्लास थी उसमें मैंने बता दिया था लॉग का बेसिक्स। स्टैट्स और डाटा इंटरप्रिटेशन में, स्टैट्स में मीन मीडियन मोड आपको पता होना चाहिए और डाटा इंटरप्रिटेशन में बेसिक अरिथमेटिक चाहिए। तो हम इनके फॉर्मूलों की बात करेंगे, ठीक है। सो बिफोर आई शुड स्टार्ट विद द सेशन, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। सो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक बात आपको पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है प्राइम नंबर? वो नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। देखते ही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ऐसे 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये आपको देखते ही पता होने चाहिए। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स है और 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन होगा इन पर। नेक्स्ट है कैसे पता लगाते हैं कोई नंबर प्राइम है। मान लो आपको कोई नंबर दिया गया 139, आपको पता लगाना है ये प्राइम है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर आपको दिया हो उससे छोटा नंबर ढूंढना होता है जो किसी का स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर है? 11। सो 11 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं सारे लिख लो और सबसे डिवाइड करके देखो। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा और 11 से भी नहीं हो रहा। जब ये किसी से डिवाइड नहीं हो तो ये नंबर प्राइम। अगर ये किसी एक से भी डिवाइड हो जाता तो ये नंबर हो जाता कॉम्पोजिट। कैसे एक रिकरिंग डेसिमल को p/q की फॉर्म में लिखेंगे? मान लो अगर आपके पास कोई नंबर आता है x = 0.235 और बार दिया हुआ है 35, तो मैंने इसका शॉर्टकट क्लास में पढ़ाया हुआ है डिटेल में, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं बिकॉज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी भी इसको p/q की फॉर्म में लिखना तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा नंबर लिख लो 235 लिख, माइनस वो करना है जिस पर बार नहीं लगा हुआ, 2 पर बार नहीं लगा हुआ, डिवाइड बाय कितनी डिजिट्स पे बार? 2 डिजिट्स पे, तो 2 बार 9 लिखेंगे, एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0। सो इसका आंसर होगा 233/990। सो इसका आंसर है 233/990। इसमें किसी को कोई डाउट? 233/990, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते। डिविजिबिलिटी रूल्स। कैसे पता चलता है नंबर 2 के टेबल का? अगर किसी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट इवन है, तो वो नंबर 2 के टेबल का होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर सारी डिजिट्स का सम 3 के टेबल का हुआ तो नंबर 3 के टेबल का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, आखिरी की 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो नंबर 4 के टेबल का है, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर किसी नंबर के एंड में 0 या 5 आया तो वो 5 के टेबल का। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हुआ तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो नंबर 8 के टेबल का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर सम ऑफ द डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो गया तो नंबर 9 के टेबल का। 10 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट में 0 आया तो नंबर 10 के टेबल का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? मान लो मैंने आपको नंबर दिया 2739, हमेशा स्टार्ट करना यूनिट डिजिट से, एक एक छोड़ के ऐड करते, तो 9 + 7 16 माइनस बची हुई डिजिट का सम 5। अगर वो नंबर ऐसा आया जो 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 11 के टेबल का। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हुआ तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद 7 का डिविजिबिलिटी रूल, मैंने आपको एक रूल बताया था जो 7 में भी लगता है, 11 में भी लगता है और 13 में भी लगता है। वो रूल क्या कहता है? वो रूल ये कहता है कि मान लो कोई नंबर आपको दिया गया, मैंने आपको नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, मुझे पता लगाना है ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है,
तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट से। 3-3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप। जब भी आपको चेक कर रहा हूं, ये रूल 7 में भी लगेगा, 11 में भी लगेगा और 13 में भी लगेगा। अभी मैं 7 की बात कर रहा हूं। स्टार्ट करा यूनिट डिजिट से, 3-3 डिजिट्स के ग्रुप बनाए, फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप ऐड होगा, फर्स्ट और थर्ड ग्रुप ऐड होगा, उसमें से सेकंड और फोर्थ का सम सबट्रैक्ट होगा। अब अगर फर्स्ट और थर्ड ऐड करोगे तो 887 प्लस 234 माइनस में 567 प्लस 1, so 7 plus 4 11, 1 carry, 9 and 3 12, 1 carry, minus 568, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 10 में से 5 गया 5। अब आपको ये चेक करना है क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 7 जा 49, 6 3 63 हो रहा है। अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है यानी कि ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा। फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? मान लो कोई नंबर दिया हुआ है P1 की पावर A, P2 की पावर B, P3 की पावर C। यहां पर P1 P2 P3 अलग अलग प्राइम नंबर्स है, तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? पावर में क्या ऐड करो, A+1, B+1, C+1 मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। किसी भी नंबर के एंड में जीरोस पता लगानी हो तो हमें क्या चेक करना होता है? 2 और 5। बट अगर किसी फैक्टोरियल के एंड में जीरोस पता लगानी हो तो हम कैसे पता लगाते? क्योंकि जीरोस पता लगाने के लिए मुझे 2 चेक करने हैं और 5 चेक करने हैं, जो दोनों में से कम होगा वो आंसर होगा। बट जब फैक्टोरियल की बात होती है तो हमेशा 5 कम होते हैं। और कैसे पता लगाते? मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 245 फैक्टोरियल। अब इसमें मेरे को पता लगाना है कि इसके एंड में कितनी जीरोस होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है 5 कम होंगे, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 245 को 5 से डिवाइड करा 49, 49 को फिर 5 से डिवाइड करा 9, 9 को फिर 5 से डिवाइड करा। एक्चुअल में यहां 9.8 आता है, पॉइंट वाला पार्ट हटा देते हैं। 9 को फिर 5 से डिवाइड करा 1 पॉइंट समथिंग। जैसे ही 5 से छोटा आ गया आप रुक गए, ऐड करो तो ये 59। तो इस नंबर के एंड में कितनी जीरोस होंगी? 59। सो 59 ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि एंड में लगातार जो जीरोस होंगी वो 59 होंगी। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n into n plus 1 by 2। Sum of squares of first n natural numbers n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। Sum of cubes of first n natural numbers n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट पता लगानी है तो पता कैसे लगाएंगे? देखो कोई भी नंबर दिया हो, आपको पता है जब भी एक नंबर 0 पे एंड करेगा या 1 पे एंड करेगा या 5 पे एंड करेगा या 6 पे एंड करेगा, तो उसकी कोई भी पावर ले लो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा वही होगी, उसकी यूनिट डिजिट वही होगी। भाई 0 पे एंड करा तो 0 ही होगी, 1 पे एंड करा तो 1 ही होगी, 5 पे एंड करा तो 5 होगी और 6 पे एंड करा तो 6 ही होगी। 4 के केस में अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगी, और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगी। 9 के केस में अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगी, और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगी। बाकी 2 3 7 8 के केस में, 2 3 7 8 के केस में जो भी पावर आपको दी, जो भी आपको पावर दी होगी, आपको क्या करना होगा? पावर को 4 से डिवाइड करना, पावर को 4 से डिवाइड करना, यानी कि पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। अगर रिमाइंडर 1 आया तो फर्स्ट पावर, रिमाइंडर 2 आया तो सेकेंड पावर, रिमाइंडर 3 आया तो थर्ड पावर, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो फोर्थ पावर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे हम यूनिट डिजिट निकालते हैं किसी भी नंबर की कोई भी पावर। तो अगर एक नंबर 0 पे एंड करा उसकी कोई भी पावर 0 पे एंड करेगी, कोई नंबर 1 पे एंड करा उसकी कोई भी पावर 1 पे एंड करेगी, कोई नंबर 5 पे एंड करा उसकी कोई भी पावर 5 पे एंड करेगी, कोई नंबर 6 पे एंड करा उसकी कोई भी पावर 6 पे एंड करेगी, कोई नंबर 4 पे एंड कर रहा है तो पावर अगर ऑड हुई तो 4, इवन हुई तो 1, सॉरी 6। 9 के केस में पावर ऑड हुई तो 9, इवन हुई तो 1। बाकी 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 आया तो फर्स्ट पावर, 2 आया तो सेकंड पावर, 3 आया तो थर्ड पावर, और 0 आया तो फोर्थ पावर। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम कैसे लेते हैं? जब भी आपको फ्रैक्शंस दियो सबसे पहले उनको उनकी लोएस्ट फॉर्म में लो। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करो, a बाय बी एंड c बाय डी, इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा।
ठीक है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ठीक है, अगर कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ निकालना तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम निकालना तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेते हैं। एक फॉर्मूला एचसीएफ इनटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जब भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट लोगे वो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल जमा शेषफल। जब भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया x की पावर n माइनस वाई की पावर n, x माइनस वाई से, यह हमेशा डिवाइड होगा अगर पावर कोई नेचुरल नंबर है। x की पावर n माइनस वाई की पावर n डिवाइड बाय x प्लस वाई, ये तब डिवाइड होगा जब n एक इवन नेचुरल नंबर हो। x की पावर n प्लस है, x की पावर n प्लस y की पावर n x प्लस वाई से डिवाइड होगा जब ये ऑड वैल्यू, ठीक है, जब ये ऑड वैल्यू, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जहां नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है, 2, 5, 8, 11, 14 सो ऑन। अगर आपको इसकी nth टर्म निकालनी है, सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, n जो भी टर्म आपको निकालनी। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 डी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जहां रेशो सेम होती है, 2, 6, 18, 54 सो ऑन। अब देखो ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। nth टर्म का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1, सम निकालना तो a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला यही चार टर्म्स होती है और मेरे को इसका सम निकालना, तो देखो सम का फॉर्मूला चार ही टर्म्स है, मैं मान लो a है 2, r है 3, r होता है रेशो की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सो ये आ गया 80। आप ऐड करके देखो चारों टर्म्स का टोटल 80 आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स है तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a अपॉन 1 माइनस r। a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, बस ये ध्यान रखना यहां पर r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। am है अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, gm ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ab, hm हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी। इनमें रिलेशन होता है am इंटू hm इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स है, दोनों अलग अलग नंबर्स है, अरिथमेटिक मीन अलग अलग हो या सेम हो, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है, बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होता है, बराबर होता है हार्मोनिक मीन। अगर अलग अलग होंगे तो ये इक्वालिटी का साइन भी हट जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में सबसे पहले बॉड मास आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी ये ऑर्डर, पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर लॉन्ग ब्रैकेट, फिर हम करते हैं ओ ऑफ, यानी कि ऑर्डर ऑफ, सर्ड इंडाइसेस वाला पार्ट, ठीक है। वरना कभी सिर्फ ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सबट्रैक्शन। ये बेसिक एक्सपोनेंट्स के रूल है। एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, पावर ऐड हो जाती है, एक्स की पावर ए प्लस बी। एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर बी, पावर सबट्रैक्ट हो जाती है, एक्स की पावर ए माइनस बी। एक्स की पावर ए ब्रैकेट लगाओ बी, तो एक्स की पावर ए इंटू बी। एक्स की पावर 0 1, एक्स की पावर माइनस है तो पॉजिटिव बनाना है 1 अपॉन एक्स की पावर m। अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए। जब भी ये दो लगातार नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो आंसर बड़ा वाला होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 सो ऑन। अब आपको पता है 30 दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट है, 5 और 6, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो जब प्लस साइन होता है तो बड़ा वाला नंबर, जब माइनस साइन होगा तो छोटा वाला नंबर। उसका भी एग्जांपल देता हूं, देखो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, अगर दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट अगर माइनस साइन है तो छोटा वाला नंबर। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस, ऐसे चलता जा रहा है। तो दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट है 4 and 5, दो छोटा वाला नंबर, दैट इज व्हाट 4। कोई डाउट? ठीक, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ब्रैकेट्स ना मिस हो गए, में भी स्मार्ट बोर्ड पे शिफ्ट होते ही क्लास कुछ ब्रैकेट्स मिस हो गया, बट मैं फिर भी आपके लिए लगाता चाह रहा हूं। देखो अगर आप दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, सो जब दोनों को ऐड करोगे 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ कैसे याद करते हैं, ठीक है, बट अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। अगला देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी वो a की जगह x लिख देगा, b की जगह 1, सो x क्यूब प्लस 1 क्या होगा? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 क्या होगा? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो ब्लॉक में फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। या फिर आप लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट क्या होता है? हाफ ऑफ बेसिकली ये ऐसा बने, ये वाला पूरा पार्ट होता है हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम बच्चों को पता होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में और मैंने क्वेश्चन कराया अभी तक क्रैश कोर्स में। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, अगर x प्लस 1 बाई एक्स कभी भी दिया हो एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, वो 2 दिया हुआ है, तो वो नंबर 1 होता है, ध्यान रखना। अगर x प्लस 1 बाई एक्स माइनस, तो वो नंबर हमेशा -1 होगा, हमेशा -1 होगा। और एक बात और ध्यान रखना, अगर x पॉजिटिव होता है ना, तो x प्लस 1 बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मिनिमम वैल्यू 2 होती है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो जब आप इसके सॉल्यूशंस निकालते हो, जिसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो दो आंसर्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, दो रूट्स हैं बेसिकली, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वो दो आंसर्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, वो डी पे डिपेंड करता है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, सो दो रियल सॉल्यूशन होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इमेजिनरी सॉल्यूशन। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है एक्स की वैल्यूज निकालना, ये एक्स की वैल्यूज, ये डी की वैल्यू नहीं, डी तो ये है, ठीक है, ये डी है, ठीक है। अब आप देखो, जो दो आंसर्स आते हैं, एक अल्फा मान लिया एक बीटा, तो दोनों का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए। अल्फा और बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर सम ऑफ रूट्स एस है, सम ऑफ रूट्स एस है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी है, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स एस है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की?
जब ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, यानी कि मिनिमम होगा, और जब ए नेगेटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। चाहे मिनिमम निकालना हो चाहे मैक्सिमम निकालना हो, फॉर्मूला यही है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। कब होगा? जब x की वैल्यू माइनस बी बाई टू। प्लीज इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का एक्सप्रेशन दे रहा है। 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मिनिमा, जब नेगेटिव होगी तो मैक्सिमम। क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 दिया हो, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। तो इसके तीन रूट्स है, अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई। जब दो दो के रूट्स का प्रोडक्ट लोगे और फिर सम लोगे, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाय ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन अगर करना है तो कैसे करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर एक्स माइनस वाई, यहां पर एक्स क्यूब, एक्स की पावर कम होती जा रही है, वाई की बढ़ती जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अगर एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर एक्स माइनस वाई, एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब वाई की पावर। ये इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, क्रैश कोर्स में मैंने कराया। अभी भी 2 दिन बचे हैं, पूरा क्रैश कोर्स 15 घंटे का जो मैंने आपको कराया मैथ्स का, उसमें सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो कवर अप कर सकते हो अभी भी अगर चाहो तो एक ही दिन में। इनइक्वालिटीज, कभी भी आपको ऐसा दिया x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, सिंपल ग्रेटर का हो, तो देखो जब आप इसको इक्वल टू 0 करते हो तो एक वैल्यू आएगी -5, इसको इक्वल टू 0 करते हो एक वैल्यू आएगी 3। जब भी ग्रेटर का साइन होगा तो x बड़ा होगा बड़ी वैल्यू से, x बड़ा होगा बड़ी वैल्यू से, या फिर x छोटा होगा छोटी वैल्यू, x बड़ा होगा बड़ी वैल्यू से या फिर x छोटा होगा छोटी वैल्यू से। जब दो चीजों का प्रोडक्ट ले रहे हो और लेस देन 0 आ रहा है, तो यहां से एक आंसर आया 3, एक आया -8, लेस देन का साइन है। जब लेस देन का साइन है तो x उन दोनों के बीच में होगा, यानी कि -8 से 3 के बीच में, -8 से 3 के बीच में। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसा दिया हुआ sin x इक्वल टू वाई, tan x इज इक्वल टू कॉट वाई, sec x इज इक्वल टू cosec y, वो बोलेगा x और y 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से 90 डिग्री के बीच। तो ये ध्यान रखना, x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी, x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कभी भी आपको दिया हुआ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, यहां पर जो बड़ा नंबर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो छोटा होगा वो मिनिमम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको मैंने बोला 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो छोटा नंबर कौन सा है 3, तो वो मिनिमम, बड़ा नंबर कौन सा 4, तो वो मैक्सिमम। क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो। अगर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा दिया, a और b पॉजिटिव है, सो मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी, मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा दोनों पॉजिटिव है, अगर sin स्क्वायर थीटा के साथ कोफिशिएंट बड़ा है तो 2 रूट ए बी, अगर cosec स्क्वायर थीटा के साथ बड़ा है तो a प्लस बी, और बराबर है तो कोई भी यूज कर लो। a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, अगर cos स्क्वायर थीटा के साथ कोफिशिएंट बड़ा है तो आंसर हो जाएगा 2 रूट ए बी, अगर sec स्क्वायर थीटा के साथ है तो a प्लस बी, अदरवाइज कोई भी यूज कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो क्वेश्चन बोला गया y इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा। अब कहता y की मिनिमम वैल्यू, तो सीधा शॉर्टकट है 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, दोनों को ऐड करो और उसका स्क्वायर, सो आंसर इज 25। आंसर इज 25। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज है जो हमें पता होनी चाहिए। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको आपको डायरेक्टली देखते ही पता होना चाहिए क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 30, बेसिकली ये नंबर जैसे देगा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर, यानी कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा c दिया हुआ और c क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, जब आप पूरी इक्वेशन को 13 से डिवाइड करो यानी कि c से डिवाइड करो तो बनेगा a बाई सी साइन थीटा b बाई सी कॉस थीटा इज 1। जो साइन थीटा के साथ लिखा वो साइन थीटा की वैल्यू, जो कॉस थीटा के साथ लिखा वो कॉस थीटा की वैल्यू। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, अब देखो कभी भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसी फिगर मिलती है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर 60 डिग्री एंगल या 30 डिग्री एंगल, तो ध्यान रखना अगर 60 डिग्री वाले का बेस 1 यूनिट है तो 30 डिग्री वाले का बेस 3 यूनिट्स होगा और ये 2 यूनिट होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आपको 60 और 45 मिलता तो अगर 60 वाले का बेस 1 यूनिट है तो 45 वाले का बेस √3 यूनिट होगा, यानी कि ये √3 माइनस 1 होगा। ऐसे ही अगर 45 30 मिलता है तो 45 का बेस अगर 1 यूनिट है तो 30 वाले का बेस √3 होगा और ये आपको √3 माइनस 1 होगा। चलो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो आपको याद रहने चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन ट्रिपलेट है। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 12 35 37, 9 40 41, 11 60 61, 16 63 65। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। सो अगर बात करें ज्योमेट्री की तो क्या क्या पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब जैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको बोलेगा ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन। मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये L3, और वो बोलेगा ये आपस में पैरेलल लाइंस है और ये दोनों ट्रांसवर्सल, मान लो T1 और T2, ये ट्रांसवर्सल। अब जब भी आपको ऐसा दिया होगा कि 3 पैरेलल लाइंस हैं 2 ट्रांसवर्सल, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, ये आपस में बराबर हो, ये आपस में बराबर हो। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। कैसे पता लगाओगे कि कौन सा ट्राइंगल है अगर तीनों साइड्स दी हुई। मान लो ट्राइंगल की 3 साइड्स आपको दी हुई हैं, ए सबसे छोटी है, फिर बी है और फिर सी। अब ये ध्यान रखना, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हुआ, तो ये तो सबको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो गया तो ये होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो गया तो ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते। पॉलीगन्स, पॉलीगन्स में आपको क्या क्या पता, कोई भी पॉलीगन है उसके सारे इंटरनल एंगल का सम चाहिए तो n-2 इंटू 180 डिग्री। सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम चाहिए तो दैट इज 360 डिग्री। हर इंटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का तो सारे एंगल्स का सम तो n-2 इंटू 180। हर एंगल निकालना तो डिवाइड बाय, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है, हर एक्सटीरियर एंगल निकालना तो डिवाइड बाय n। कितने डायगोनल्स होते हैं किसी पॉलीगन? n इंटू n-3 अपॉन 2, n इंटू n-3 अपॉन 2, नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन। जैसे मान लो मैंने आपको बोला नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितना डायगोनल्स? ऑक्टागन 8 साइड की फिगर होती है, सो 8 इंटू 5 बाई 2, सो दैट इज व्हाट
20 डायमंड्स, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड लोगे उसका सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। चलो साइन फॉर्मूला, कोई भी ट्राइंगल है, कैपिटल ए के ऑपोजिट स्मॉल ए साइड लेते हैं, कैपिटल बी के ऑपोजिट स्मॉल बी साइड, कैपिटल सी के ऑपोजिट स्मॉल सी साइड। हम कैपिटल लेटर से वर्टेक्स को डिनोट करते हैं, एंगल्स को, स्मॉल लेटर से साइड। तो साइन रूल क्या कहता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज सर्कम रेडियस। r क्या होता है, सर्कम रेडियस। कोसाइन रूल क्या कहता है कि अगर ABC ट्राइंगल है, a के ऑपोजिट a साइड है, b के ऑपोजिट b है, c के ऑपोजिट c है, तो cos a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, बेस दिया होगा, हाइट दी होगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला, जो ये कहता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, एस एस सेमी पेरीमीटर यानी कि आधा पेरीमीटर। ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, सो हाफ ए बी साइन सी। चौथा फॉर्मूला इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, स्मॉल आर इंटू एस, स्मॉल आर एस इन रेडियस, स्मॉल एस एस सेमी पेरीमीटर, सो इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। फिफ्थ फॉर्मूला a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, कैपिटल आर एस सर्कम रेडियस, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4r, आर एस सर्कम रेडियस। तो ये 5 फॉर्मूले हैं जो आपको अगर पता है तो आप इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन वो आपको देगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते, अब देखो जो आपने फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया था इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। तो अगर यहां से मैं इन रेडियस निकालूं किसी भी ट्राइंगल का, तो क्या आएगा, एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। बट इक्विलैटरल ट्राइंगल का इन रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड डिवाइड बाय 2√3। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एंगल ट्राइंगल का इन रेडियस बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन दिस। सर्कम रेडियस, अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया का, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल आर की वैल्यू निकालोगे तो एरिया कैपिटल आर की वैल्यू क्या, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड बाय √3, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज बाय 2। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया सीडीएस में, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, जब भी समबाहु त्रिभुज दिया होगा उसकी हाइट √3/2 इंटू साइड, एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सिमिलैरिटी, ये ध्यान रखना जब भी आपको क्वेश्चन में पता चल जाए कि दो ट्राइंगल सिमिलर किसी भी सिमिलैरिटी की कंडीशन से, तो उनके पेरीमीटर की, मान लो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो k दी हुई है, तो चाहे उनके पेरीमीटर की रेशो बात करें, ऑल्टीट्यूड की रेशो, मीडियन की रेशो, एंगल बाइसेक्टर की रेशो, इन रेडियस की रेशो, सर्कम रेडियस, सब k होंगी। बट एरिया की रेशो k स्क्वायर, एरिया को जो रेशो की दैट इज k स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलैरिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखना, वो आपको बोलेगा ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री देगा, तो बोलेगा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। अब कुछ कुछ रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। पहला, बेस इंटू हाइट, BC इंटू AB इज इक्वल टू बेस AC इंटू BD, सो पहला। दूसरा, BA का स्क्वायर इज AD इंटू AC, BA का स्क्वायर इज AD इंटू AC, BC का स्क्वायर इज CD इंटू CA, BD का स्क्वायर इज DA इंटू DC। 1/BD का स्क्वायर, 1/BD का स्क्वायर इज 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। ये 5 रिजल्ट्स हैं, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको कोई भी रिजल्ट याद ना हो, अगर आपको सिमिलैरिटी पता तो आप डिराइव भी कर लोगे, बट रिजल्ट्स इसलिए लिखवा दिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है रिजल्ट पर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल ऑल्टीट्यूड्स
जहां सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलेंगे। ए से ऑल्टीट्यूड लिया AD, बी से ऑल्टीट्यूड लिया B, सी से ऑल्टीट्यूड लिया CF। अब एंगल ए और एंगल BOC इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थो सेंटर में एंगल ए प्लस एंगल BOC का जो टोटल है दैट इज 180 डिग्री। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। जैसे ये AD मीडियन है, BE मीडियन है, CF मीडियन है। मीडियन ऑपोजिट साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जहां पर ये मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये आपको बताया गया। तो AG:GD 2:1, BG:GE 2:1, CG:GF 2:1। अब एक थ्योरम होता है जो है अपोलोनियस थ्योरम। ये कब यूज होता है? जब आपको मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो एक थ्योरम यूज होता है जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम? ये थ्योरम ये कहता है कि अगर ABC एक ट्राइंगल है और AD मीडियन है, ABC एक ट्राइंगल है, AD मीडियन है, तो A से दो साइड जा रही है AB और AC, तो AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD² प्लस BD²। AD क्या है? वो मीडियन प्लस जिस पर वो मीडियन मतलब उसका आधा, चाहे BD ले लो चाहे DC ले लो, सो BD²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको लेंथ ऑफ मीडियन की बात करेगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं CDS में। कभी भी आपको ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ, AD एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये भी A/2, ये भी A/2, सो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। क्वाड्रिलैटरल का एरिया, क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे निकालोगे? मान लो ये क्वाड्रिलैटरल, सो हाफ इंटू एक डायगोनल AC इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन इट, सो हाफ इंटू AC इंटू BE प्लस DF, हाफ इंटू वन ऑफ द डायगोनल्स इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट। अगर कभी भी एक क्वाड्रिलैटरल के अंदर एक सर्कल बनाया गया जो सारी साइड्स को टच करते हुए जा रहा है, तो ये ध्यान रखना ऑपोजिट साइड का सम सेम हो, A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D। जैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो आपको बोला कि ये क्वाड्रिलैटरल है, ये क्वाड्रिलैटरल, वो बोलेगा इसके अंदर एक ऐसे सर्कल बनाया जा रहा है तो सारी साइड को टच करते हुए जा रहा है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है, तो बताओ ये कितना होगा? तो आपको पता है 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 10 प्लस मान लो वो x है, वहां से x की वैल्यू निकालोगे। नहीं समझ आइए बात? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। सो अगर बेस मान लो 10 है, उस पर हाइट 8 है, तो इसका एरिया क्या होगा? 10 इंटू 8 80। सो एक तो फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला ये भी होता है दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट, मान लो ये x है, ये y है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई इंटू साइन थीटा। थीटा होता है वो एंगल उन दोनों साइड्स के बीच का। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर है। पेरीमीटर, अगर साइड S है तो पेरीमीटर तो 4S। एरिया हाफ d1 d2, ये वाला एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। वरना एक और भी होता है S² साइन थीटा, थीटा होता है कोई भी एंगल, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हाफ d1 d2 है, हाफ d1 d2। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, एरिया L इंटू बी, डायगोनल अंडर रूट ऑफ L² प्लस B²। ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर होती है कुछ इस तरह की, ये इसके पैरेलल, सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मान लो ये साइड A है, ये B है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है यानी कि हाइट h है, सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेपेजियम में, वो आपको बोलेगा ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये ध्यान रखना ये छोटा वाला ट्रायंगल COD और ये AOB ये दोनों सिमिलर होंगे। जब ये सिमिलर होंगे तो इन पे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? एक तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, इस पे क्वेश्चन होगा, ये आपस में बराबर होंगे। और ये भी ध्यान रखना अगर वो बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप ये देखो, मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल, ये कोई आर्क है, ये कोई आर्क है जो सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, मान लो थीटा,
तो सरकमफ्रेंस में बनेगा थीटा अपॉन 2. एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्सेप्ट दैट आर्क. ठीक है, उसका डबल होता है. तो ये थीटा, तो ये थीटा बाय 2. सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेगा, मान लो ये एक आर्क है, ये यहां पर बना रहा है 60 डिग्री, तो यहां पर भी बनाएगा 60 डिग्री. कई क्वेश्चंस पूछे गए इस पॉइंट पे भी. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. सेमी सर्कल में जब भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा. ये ध्यान रखना, जब भी दो कॉर्ड्स चाहे सर्कल के अंदर मिले चाहे बाहर मिले, तो देखो उनका प्रोडक्ट सेम होगा. पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी. चाहे अंदर मिले चाहे बाहर, अंदर भी मिल रही होती तब भी ये एप्लीकेबल होता. टैंजेंट सीकेंट थ्योरम. पीटी एक टैंजेंट है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करिए, पीबी सीकेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करिए. सो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर. टैंजेंट सीकेंट थ्योरम. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे, चारों वर्टिसेस सर्कल पे. ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे. यहां पर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, ए प्लस सी 180, बी प्लस बी 180. और जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, क्योंकि सी प्लस ई भी 180 होगा और सी प्लस ए भी 180 है, तो ई किसके बराबर? ए के बराबर. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना. पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2. सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इंटरनल डिवीजन. मान लो ये पॉइंट A है x1 y1, ये B है x2 y2. इनके बीच में कोई पॉइंट है P x, y, जो उसको डिवाइड करा m और n की रेशो, यानी कि A से P तक m, B से P तक n. तो फॉर्मूला होता है x के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के कोऑर्डिनेट्स my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. जब पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो प्लस साइन, जब बाहर लाई कर रहा होगा तो माइनस है. देखो ये एक्सटर्नल डिवीजन, सेम फॉर्मूला, बस साइन नेगेटिव हो गया क्योंकि पॉइंट बाहर लाई कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, स्लोप ऑफ अ लाइन. मान लो कोई लाइन है, उसका स्लोप निकालना. एक फॉर्मूला होता है tan थीटा, या फिर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. यहां पर x1 y1 x2 y2 उस लाइन पर पॉइंट्स होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अब या तो वो कंसिस्टेंट होगी, यानी कि उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगी, कोई सॉल्यूशन होगा. जब कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो दो केसेस बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट. यूनिक कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. यहां पर ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ही पॉइंट पर कट करे तभी यूनिक सॉल्यूशन. इनफाइनाइट का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. दोनों लाइन सेम होती है, कोइंसिडेंट लाइन. पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है. नो सॉल्यूशन. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा. अरिथमेटिक. अब देखो अरिथमेटिक में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं. जब मैं बात करूंगा परसेंटेज की, तो आपको परसेंटेज सॉल्व करना आना चाहिए. परसेंटेज सॉल्व करना आना चाहिए. जैसे मान लो मैंने बोला परसेंटेज, तो आपको पता होना चाहिए 12% ऑफ 250 कैसे कैलकुलेट करते हैं. आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. एक फॉर्मूला परसेंटेज में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. पहला चेंज x% का, अगला चेंज y% का, तो ओवरऑल चेंज x प्लस y प्लस xy बाय 100. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. प्रॉफिट लॉस. प्रॉफिट लॉस में आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जिस पे चीज खरीदी गई. सेलिंग प्राइस, वो प्राइस जिस पे चीज बेची गई. प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस. एक ये सिनेरियो बहुत ज्यादा कॉमन है. अगर दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है, दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पर p% का प्रॉफिट हुआ, एक पर p% का लॉस हुआ, तो पूरी ट्रांजैक्शन में नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. अगर दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर p% का प्रॉफिट, एक पर p% का लॉस, तो पूरी ट्रांजैक्शन में लॉस ऑफ p² अपॉन 100%. एक फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा यूज होता है इन केस ऑफ डिस्काउंट्स. मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 100 प्लस p अपॉन 100 माइनस d. p प्रॉफिट परसेंटेज है, d डिस्काउंट परसेंटेज. इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. प्लीज ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस. तब तक मैं पानी पी लूं. काफी लगातार बोला है. 100 स्लाइड्स हो गई, 105 स्लाइड्स.
नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर 100 की पावर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखो रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो में कभी भी आपको दिया हो बॉयज और गर्ल्स की रेशो है 2:3, तो बॉयज 2x गर्ल्स 3x, प्रोसीड कर सकते हो। मान लो उसने बोला 3 लोगों में पैसा बांटना है कुछ रेशो में, 5, 8, 7 की रेशो, तो C का शेयर कितना हो, तो C का 7 पार्ट आउट ऑफ टोटल 20 इंटू जो भी पैसा बांट रहे। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना रेशो में। ठीक है, और एज सच फॉर्मूले कुछ ज्यादा है नहीं। पार्टनरशिप में आपको बताना चाहिए जब भी प्रॉफिट डिवाइड करते हो तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट। अगर A/B इज इन प्रोपोर्शन विद C/D, इसका मतलब A/B इज इक्वल टू C/D। जब दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होगी, और जब दो चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगी तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और ये इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम एट वर्क, टाइम एट वर्क तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ए किसी काम को कुछ दिनों में करता है, बी उसे कुछ दिनों में करता है, तो हम काम को एलसीएम ले लेते हैं, ए का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, बी का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मूले एज सच है नहीं। टाइम स्पीड डिस्टेंस, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जिससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। यूनिट्स का ध्यान रखना, एक और ध्यान रखना एवरेज स्पीड। अगर कोई पॉइंट ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए आ रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस है, तो अगर उसने डी डिस्टेंस S1 स्पीड पे कवर करा है, डी डिस्टेंस S2 स्पीड पे कवर करा है, तो एवरेज स्पीड 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 2D यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, हर यूनिट अपनी पिछले यूनिट का 10 गुना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर। ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। एक चीज और ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर एरिया की यूनिट होती है, which is equal to 10,000 मीटर स्क्वायर। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड बराबर है, 6 साइड की फिगर है, सारी साइड बराबर, सारे एंगल्स बराबर है 120 डिग्री। अब अगर मैं बोलूं इसकी साइड एस है, इसकी साइड एस है, तो बेसिकली 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो पेरीमीटर कोई पूछेगा तो 6s। एरिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब क्योंकि 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये कैंसिल करोगे, सो एरिया आ जाएगा 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। सर्कल के कुछ बेसिक समझ लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल πr², सर्कमफ्रेंस 2πr। सेमी सर्कल, क्योंकि आधा सर्कल है तो एरिया आधा हो जाएगा πr²/2। सर्कमफ्रेंस भाई यहां से यहां तक πr और ये 2r, सो πr + 2r। क्वाड्रेंट, एरिया 1/4, 1/4 ऑफ πr²। सर्कमफ्रेंस ये वाला पार्ट, क्योंकि पूरा होता है 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr/4 यानी कि πr/2, और ये r ये r, सो πr/2 + 2r। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला πr² θ/360। एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, अगर ये लेंथ ऑफ द आर्क है, ये लेंथ ऑफ द आर्क है, सो हाफ LR, हाफ LR। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सेगमेंट के एरिया की बात करें तो पहले तो सेक्टर का एरिया πr² θ/360 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ r² sin θ। इस पे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीडीएस में। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल,
मान लो एक सर्कल है, ये उसकी कॉर्ड की लेंथ है एल, ये आर है, ये आर है, ये थीटा। सो एल की वैल्यू क्या होती है 2r sin थीटा बाई 2। तो इसको नोट कर लेना, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा वो एंगल जो सेंटर पे बनता है। अगर बोला जाए 3 सर्कल्स और ये शेडेड एरिया बताओ तो ये कैसे निकलता है देखो। अगर सर्कल का रेडियस आर है, सर्कल का रेडियस आर है, तो ये बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, वो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हो जाएगी 2r और 2r का स्क्वायर माइनस 3 सेक्टर्स जो कि 60 डिग्री के, यानी कि 180 डिग्री आधा सर्कल। सो हाफ पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √3r² और ये आता है हाफ पाई r²। r² कॉमन भी ले सकते हो, बट ये कुछ जनरलाइज हो जाता है। स्क्वायर, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी सारी साइड्स बराबर है, तो इसका डायगोनल, ये डायगोनल होता है √2s, √2 इंटू साइड, एरिया साइड स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और पेरीमीटर 4s। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको बोला गया एक सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर है, फिर सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल तो हम बोलेंगे इन सर्कल, बाहर सर्कल है तो सरकम सर्कल। अगर स्क्वायर की साइड ए, स्क्वायर की साइड ए है, तो अगर उसके अंदर सर्कल बन रहा है, उसके अंदर सर्कल बन रहा है, तो उसका अगर हमें रेडियस चाहिए भाई, क्योंकि स्क्वायर की साइड ए है तो डायमीटर ए हुआ, तो रेडियस a/2, तो उसका रेडियस a/2। और जो बाहर सर्कल बन रहा है उसका रेडियस चाहिए, तो यहां से जब आप डायगोनल देखोगे तो डायगोनल होगा √2a, जो कि बड़े वाले का डायमीटर होगा, तो √2a को 2 से डिवाइड करोगे तो a/√2। और ये ध्यान रखना, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की रेशियो जो आती है 1/√2, 1/√2। पॉज कर लेना, वीडियो को समझना, अभी मैं डायरेक्ट पॉइंट्स बताता जा रहा हूं, ठीक है। सो लास्ट बचा है दैट इज मेंसुरेशन 3D, उसको भी समझ लेते हैं अगले 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में। मेंसुरेशन 3D, सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, इसमें टॉप और बॉटम छोड़ दिया, 2 टाइम्स ऑफ L + B × H, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सो 2L + B पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB BH HL। वॉल्यूम निकालनी है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट का प्रोडक्ट, डायगोनल निकालना है तो √L² + B² + H²। जनरली ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम, यानी कि रूम में सबसे बड़ी रॉड जो रखी जा सकती है उसकी लेंथ। अब जब ओपन बॉक्स होगा तो ये वाली सरफेस नहीं होगी, तो बस एक LB हट जाएगा, LB + 2BH + 2H। कभी कभी वेट सरफेस पूछता है तो तब भी सेम फॉर्मूला। कोन की अगर बात करी जाए, कोन का कर्व सरफेस एरिया πRL, टोटल सरफेस एरिया में नीचे भी होगा सर्कल, सो πRL + πr²। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²H। फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, यानी कि इसको बाल्टी बोलते हैं, छन्नक बोलते हैं। तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना तो πR + r × L, L है स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम। टोटल सरफेस एरिया वो तो आएगा ही जो कर्व में, ऊपर वाला सर्कल का एरिया πr², नीचे वाले सर्कल का एरिया। वॉल्यूम निकालना है, सो 1/3 πH ब्रैकेट में R², R स्मॉल r + r²। और ये है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, स्मॉल l कैसे आया h², क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये h, ये वाला पार्ट आएगा R - स्मॉल r, सो h² + r - r का होल स्क्वायर, उसका रूट। नेक्स्ट है स्फीयर, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया 4 πr², वॉल्यूम 4/3 πr³। हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो 2 πr², टोटल सरफेस एरिया तो ये भी ऐड होगा, सो 3 πr², वॉल्यूम 2/3 πr³। होलोस्फीयर 4/3 π R³ - r³। राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब आपको पता है अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर है कुछ इस तरह की फिगर, ये हाइट है, ये रेडियस, सो कर्व सरफेस एरिया 2 πRH, टोटल सरफेस एरिया 2 πRH + 2 πr², 2 πr कॉमन H + r, वॉल्यूम πr²H। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में ये ध्यान रखना, कई लोग इसमें गलती करते हैं,
2 पाई आर एच प्लस आर एच, दोनों ऐड होते हैं तो 2 पाई एच कॉमन होगा, अंदर आर प्लस आर। जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालो तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा प्लस ये वाला पार्ट, ये होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ऊपर और नीचे तो 2 बार ऐड हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। वॉल्यूम निकालनी है होलो सिलेंडर की तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, बट वो पेपर में ये पूछता है ज्यादातर। मटेरियल की तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। एक रेक्टेंगुलर शीट को जब आप फोल्ड करते हो टू फॉर्म अ सिलेंडर, मान लो रेक्टेंगुलर शीट आप लेंथ के अलोंग फोल्ड करो, अगर आपने लेंथ के अलोंग फोल्ड करा, देखो जब आपने फोल्ड करा लेंथ के अलोंग, फोल्डेड अलोंग लेंथ, जब आप लेंथ के अलोंग फोल्ड करोगे ना तो लेंथ बनेगा 2 पाई आर और ब्रेड्थ बनेगा हाइट, और जब आप फोल्ड करोगे अलोंग ब्रेड्थ, सो ब्रेड्थ बनेगा 2 पाई आर और लेंथ बनेगा हाइट। सो मैंने बहुत फॉर्मूले कोशिश करी है कि रिवाइज करूं विद इन दैट टाइम। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पूरा क्रैश कोर्स पूरी ईमानदारी के साथ आपको कराया है और पूरा फ्री में कराया है। अगर आपको अच्छा लगे तो फीडबैक दे देना। अब मैं आपके साथ एक सेशन लेके आऊंगा 16 को, जो पेपर होगा उसी रात को मैं आपके लिए लाइव डिस्कशन करूंगा, ठीक है। मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो 16 तारीख को पेपर होगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम करना, ठीक है, ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, बहुत सिंपल है। बस कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आप ध्यान रखना। पहला पॉइंट, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नहीं भी आता तो कम मार सकते हो, टेंशन मत लेना, ठीक है। बट पहले वो क्वेश्चंस करो जो हमें अच्छे से आते, पहले राउंड में वो क्वेश्चन करो, क्योंकि अगर आप 50 क्रॉस कर जाओगे इसका मतलब आप सेफ हो, ठीक है। 50 क्रॉस करते आप सेफ हो, उतना कर लो, ठीक है। पहले वो टॉपिक्स करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे टेंशन मत लो, क्योंकि हर पेपर में 10 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के आएंगे, ठीक है। तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो, अगले पे मूव करो। पहले राउंड में कोशिश करो 50 क्वेश्चन ढूंढ लो जो मैं करूं, सेकंड राउंड में फिर और बचे हुए करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। सो अभी कुछ नया वया मत करो, सिर्फ जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ये सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो, जो क्रैश कोर्स है उसको करो, और ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से मन करे 2-3 घंटे मूवी भी देख सकते हो, ठीक है। रिलैक्स रहो, चिल रहो, ठीक है। बस पेपर से एक दिन पहले अच्छे से नींद ले लेना, कुछ बाहर का मत खाना, ठीक है, जिससे पेट वेट खराब ना हो, ठीक है। कोई बाहर का नहीं खाना, घर का खाओ, और अगर कुछ बाहर का खा भी रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी में खाना, बहुत कम क्वांटिटी में। वैसे तो मत खाओ, बट अगर खा रहे हो तो कम क्वांटिटी। अच्छे से नींद लो, मूवी देखनी है देखो, कोई वेब सीरीज देखनी है देखो, कॉमेडी शो देखना है देखो, मन करे बीच बीच में थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। अब हो गई तैयारी जो करनी थी, ठीक है। और फिर हमारा कोर्स आने वाला होगा जो फाउंडेशन बैच के लिए आएगा, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हमें थोड़ा बता सकते हो कैसा होगा आपका कोर्स, तो मैंने ये डिसाइड करा कि पहले 10 दिन मैं फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, वैसे ही जैसे हम अपने पेड बैच में पढ़ाएंगे, सो दैट आपको पता चल जाएगा किस तरह का हम कराएंगे। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।